राधे राधे साथियों, मैं कमलेश यादव कमलेश क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई भी ठीक चल रही होगी। साथियों, जैसा कि मैं आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं डीएलएड फर्स्ट एवं थर्ड सेमेस्टर की मैथ की कंप्लीट सीरीज़ तो नहीं पढ़ा पाऊँगा, क्योंकि एग्ज़ाम में टाइम बहुत कम है। तो जितना भी 1 मंथ का टाइम है अप्रॉक्स, तो जितना भी टाइम हमारे पास है, तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं डेली एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक उठाऊंगा और उसको जो है पढ़ाऊंगा। एक लेक्चर में अगर हो जा रहा है तो ठीक है, नहीं 2-3 लेक्चर जितना भी लगेगा, लेकिन कंप्लीट पढ़ाऊंगा। ठीक है, अधूरा नहीं छोड़ेंगे। ठीक साथियों, और जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि आपकी एग्ज़ाम पोस्टपोन होने की पॉसिबिलिटी भी है, लेकिन इससे आपको घबराना नहीं है। आप अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए। एग्ज़ाम पोस्टपोन होता भी है तो केवल 1 वीक के लिए होगा, तो इससे कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो आप अपनी पढ़ाई जारी रखें, ठीक है, क्योंकि साथियों ये पढ़ने का अवसर सबको मिलता नहीं है। ठीक है, आपके आसपास के भी बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो पैसे के अभाव में या संसाधन के अभाव में बहुत प्रतिभाशाली होने के बावजूद भी पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके पेरेंट्स उतने सक्षम हैं नहीं कि उनको संसाधन उपलब्ध करा पाएँ। ठीक है, तो अगर ये अवसर हमें आपको मिला है तो आप एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करें कि ताकि आपके आसपास आपके रिलेटिव्स जो भी हैं उनके पेरेंट्स मोटिवेट हो और अपने बच्चों को भी एजुकेट करने के लिए सारे कामों को रोककर पहले उनको पढ़ाएं, उनको एजुकेट करें। ठीक है, तो नहीं तो मान लीजिए अगर जैसे हमारे आपके पेरेंट्स ने हमें ये अवसर दिया कि हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, और हम लोग अच्छे से पढ़ाई न किए और लाइफ में असफल हो गए, तो जो पेरेंट्स पढ़ाना चाह रहे हैं, जिनके पास उतने संसाधन नहीं हैं, वो फाइनेंशियली वीक हैं, तो क्या वो अपने बच्चों को पढ़ाने की हिम्मत जुटा पाएंगे? क्योंकि वो जब देखेंगे कि उनके पास के बच्चे, उनके रिलेटिव्स के बच्चे इतने संसाधन, इतने पैसे खर्च करने के बावजूद भी असफल हो गए, तो ऐसे पेरेंट्स जो है डरने लगते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ऐसी सिचुएशन न पैदा क्रिएट करें कि जिससे ऐसे पेरेंट्स जो है डिमोटिवेट हो, डिस्करेज हो। ठीक है, तो साथियों, मैं आज सर्कल की एक वीडियो शूट कर रहा हूँ और देखते हैं, अगर कंप्लीट हो जाएगा तो ठीक है, नहीं कंप्लीट हुआ तो अगले 1-2 वीडियो में कंप्लीट करूँगा। तो आइए देखते हैं कि सर्कल क्या होता है। आप लोग पढ़े भी होंगे सर्कल के बारे में, क्लास 5, 6, 7, 8, 9, 10 हर क्लास में मिला सर्कल। तो आज हम भी सर्कल को दिखाते हैं, आज इसका ऑपरेशन करते हैं, देखते हैं सर्कल क्या है। देखिए बेटा, सर्कल क्या होती है कि एक ऐसी आकृति जिसकी एक निश्चित बिंदु से दूरी हमेशा समान होती है। एक ऐसी आकृति जिसकी एक निश्चित बिंदु से दूरी हमेशा समान होती है। देख लेते हैं डिफिनीशन क्या होती है कि ऐसी आकृति जिसका एक निश्चित बिंदु से दूरी हमेशा बराबर होती है, उसे वृत्त कहते हैं, सर्कल कहते हैं। और इस निश्चित बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं। जैसे देख रहे होंगे, आप लोग को आकृति दिख रही होगी। देखिए, ये एक निश्चित बिंदु है बेटा, एक निश्चित बिंदु है। इस निश्चित बिंदु से दूरी हमेशा देखेंगे, इसकी दूरी हमेशा क्या है, बराबर होगी। चाहे इस तरफ आप जाएंगे, चाहे इधर आएंगे, चाहे इधर आएंगे, चाहे इधर जाएंगे, किसी भी साइड आप चले जाएंगे, दूरी हमेशा क्या होगी, बराबर होगी। इसी को हम वृत्त कहते हैं। और ये जो निश्चित बिंदु होता है, इसी को हम वृत्त का केंद्र यानी सेंटर कहते हैं। वृत्त का केंद्र यानी सेंटर कहते हैं। तो ठीक है, ये आपका हो गया सेंटर, इसको हम कहते हैं केंद्र। ये हो गया आपका केंद्र। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे होता है परिधि।
तो आपको वृत्त का केंद्र पता चल गया कि ऐसी आकृति जिसकी एक निश्चित बिंदु से दूरी हमेशा समान होती है उसे वृत्त कहते हैं, और उस जो निश्चित बिंदु होती है उसे वृत्त का केंद्र कहते हैं। ठीक साथियों, आगे देखते हैं परिधि क्या होती है। देखिए, आप लोगों ने परिमाप का नाम सुना होगा। परिमाप क्या होता है? कोई भी आकृति हो, कोई भी 2D आकृति हो, कोई भी 2D आकृति हो, जैसे त्रिभुज है, चतुर्भुज है, त्रिभुज में तीनों त्रिभुज, चतुर्भुज में सारे वर्ग, आयत, समलंब, सम, जितने भी चतुर्भुज हैं, किसी भी आकृति के चारों तरफ की जो दूरी होती है, चारों तरफ की जो लंबाई होती है, उसी को हम उस आकृति का परिमाप कहते हैं। किसी भी आकृति के चारों तरफ की जो दूरी होती है, जैसे हमारा खेत है तो हम पूछते हैं खेत का परिमाप कितना है, या घर है तो घर का परिमाप कितना है, तो आप उसके चारों तरफ की दूरी निकाल लीजिए, जो उसकी दूरी आएगी वही उसका परिमाप होता है। यही वृत्त की परिधि होती है। वृत्त के सापेक्ष ये जो है जहाँ वहाँ परिमाप होता है, पेरीमीटर होता है, वृत्त में यही आके परिधि हो जाता है। ठीक है, तो देखिए क्या होती है परिधि। वृत्त के चारों ओर की कुल लंबाई, वृत्त के चारों ओर, ये वृत्त है, इसके चारों ओर की जो लंबाई होगी इसी को हम वृत्त का परिधि कहते हैं, या इसी को हम परिमाप कहते हैं। सारे फिगर में जितने भी और आकृति आपको त्रिभुज, चतुर्भुज सब देखेंगे वहाँ आपको परिमाप मिलता है, लेकिन यहाँ नाम आके इसका चेंज हो जाता है, यहाँ परिधि होने लगता है। ठीक है, तो देखिए वृत्त के चारों ओर की जो कुल दूरी है, कुल लंबाई है, यही वृत्त की क्या है? परिधि है। तो ये आपका हो गया वृत्त की परिधि, ये हो गई आपकी वृत्त की परिधि। ठीक, इतना आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखते हैं बेटा रेडियस क्या होता है। रेडियस, देखिए रेडियस त्रिज्या होती है वृत्त के केंद्र से, जो वृत्त का केंद्र होगा, वृत्त के केंद्र से परिधि तक की जो दूरी होगी, जो लंबाई होगी, उसी को हम वृत्त का त्रिज्या कहते हैं। और वृत्त की त्रिज्या हमेशा क्या होती है? बराबर होती है। वृत्त की त्रिज्याएं हमेशा आपस में बराबर होती हैं। देखिए थोड़ा सा देख लेते हैं कि वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। वृत्त की त्रिज्या हमेशा आपस में बराबर होती है। वृत्त की जो त्रिज्याएं होती हैं वो आपस में हमेशा बराबर होती है। ठीक है, तो देखिए हमने देखा केंद्र, हमने देखा परिधि, अब हम देख लेते हैं त्रिज्या। देखिए वृत्त के ये केंद्र है, वृत्त के केंद्र से परिधि तक की ये दूरी है, वृत्त के केंद्र से परिधि तक की ये दूरी है, यही वृत्त की क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। इसी को हम वृत्त की त्रिज्या कहते हैं, इसी को हम वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। इसको आप चाहे जिस तरफ करेंगे ये हमेशा बराबर होती है। जैसे अगर r लंबाई इसकी है तो r इसकी भी होगी। ठीक है, चाहे जिस साइड हम लेके जाएंगे, इसकी लेंथ, इसकी लंबाई हमेशा क्या होती है? बराबर होती है। वृत्त की त्रिज्या हमेशा बराबर होती है। ठीक, एक बार हम फिर से रिवाइज कर देते हैं कि ध्यान से सुनेंगे आप लोग। पहले हमने देखा वृत्त क्या होता है, तो हमने आपको बताया कि ऐसी आकृति जिसका एक निश्चित बिंदु से दूरी हमेशा समान होता है उसे वृत्त कहते हैं, और वो जो निश्चित बिंदु होती है उसे हम वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। फिर हमने परिधि पे आया। परिधि क्या होती है? हमने आपको परिमाप से कंपेयर करके बता दिया कि जो हम परिमाप पढ़ते हैं त्रिभुज में, चतुर्भुज में, वही वृत्त में आके क्या हो जाती है? परिधि के नाम से जाने जाती। तो परिधि क्या होगी कि किसी भी वृत्त के चारों तरफ की जो लंबाई होगी उसी को हम वृत्त का परिधि कहते हैं। ठीक, इसके बाद हमने त्रिज्या देखा। त्रिज्या क्या होती है कि वृत्त के केंद्र से परिधि तक की जो दूरी होती है, वृत्त के केंद्र से परिधि तक की जो दूरी होती है इसे हम वृत्त की त्रिज्या कहते हैं, जो आपस में हमेशा क्या होती है? बराबर होती है। चाहे इधर कर दीजिए, चाहे इधर कर दीजिए, चाहे इधर कर दीजिए, चाहे ऊपर कर दीजिए, ये जिधर भी आप खींच देंगे हमेशा इसकी लंबाई r ही रहेगी। ठीक है, आइए अब आगे देखते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको जो है वीडियो को पॉज करके अच्छे से नोट्स में एक रफ अलग से बना लेंगे, उसी रफ में इसको जो है लिख लेंगे। ठीक दोस्तों, आइए अब हम देखते हैं
कि वृत्त की जीवा क्या होती है। जीवा यानी कॉर्ड। अच्छा, एक बात और आप लोग ध्यान रखेंगे, जैसे त्रिज्या, रेडियस, परिधि, सरकमफ्रेंस, जीवा, कॉर्ड, इन सबकी इंग्लिश भी आप याद रखेंगे, क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट आपसे परिधि न दे के सरकमफ्रेंस ही लिख देता है, हिंदी में ही लिख देगा, ठीक है ना। तो इन सब की इंग्लिश जो है आप याद रखेंगे। आइए देखते हैं क्या होती है जीवा। देखिए, वृत्त के ऊपर किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसी को हम वृत्त की जीवा कहते हैं। देखिए, वृत्त के ऊपर किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा वृत्त की जीवा कहलाती है। ठीक, देखिए वृत्त की जीवा बनाते हैं। मान लीजिए हम ये मान लेते हैं कि ये वृत्त है, इस पे एक बिंदु यहाँ ए है और यहाँ ए क्या है, एक बिंदु बी है। इन दोनों बिंदुओं को हम क्या करते हैं, मिला देते हैं। इन दोनों बिंदुओं को हम मिला देते हैं तो यही जो ए बी है, यही क्या होगी, वृत्त की जीवा। यही ए बी जो होगी वो क्या होगी, वृत्त की जीवा। तो हम ऐसे लिख लेंगे कि ए बी बराबर क्या होगी, वृत्त की जीवा। वृत्त की जीवा, कॉर्ड ऑफ सर्कल, वृत्त की जीवा। ठीक, तो हमने जीवा देख लिया, हमने त्रिज्या देख लिया, हमने परिधि देख लिया, हमने केंद्र देख लिया और हमने वृत्त भी देख लिया। ठीक, इन सब कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से पढ़ेंगे और लिखेंगे, तभी आप आगे जो क्वेश्चन अभी हम सॉल्व करवाएंगे तभी आप समझ पाएंगे। ठीक है। ठीक, आइए देखते हैं अगला क्या है। ठीक साथियों, आइए देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट क्या है आपका। अगला कॉन्सेप्ट है आपका कि चाप क्या होता है, आर्क। हमने जीवा देखा, जीवा क्या होती है कि वृत्त पर किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है वही वृत्त की जीवा होती है। अब देखते हैं चाप क्या होता है। तो देखिए, जब हम किसी वृत्त में जीवा खींचते हैं तो जीवा के द्वारा जो वक्राकार भाग मिलेगा, जीवा के द्वारा जो वक्राकार भाग हमें प्राप्त होता है वही वृत्त की चाप या आर्क कहलाती है। देखते हैं, जैसे देखिए क्या लिखा है कि वृत्त की जीवा द्वारा प्राप्त वक्राकार भाग, वृत्त की जीवा द्वारा प्राप्त वक्राकार भाग वृत्त की चाप या आर्क कहलाती है। देखिए, जीवा पहले हम खींच लेते हैं। ये मान लीजिए ए बी एक जीवा है, ये ए बी, ये जीवा हो गई, ये भी जीवा हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, अब देखिए इस जीवा के द्वारा ये वक्राकार भाग जो मिल रहा है ये वाला, यही क्या है, वृत्त की चाप यानी आर्क है। अच्छा, आप लोग एक चीज़ नोटिस किए होंगे, देखिए एक तो इधर भी वक्राकार भाग मिल रहा है और एक ये ऊपर वाला भी मिल रहा है, एक ये नीचे वाला वक्राकार भाग और एक ये ऊपर वाला वक्रा भाग। तो देखिए जो छोटा होता है, ये जो छोटा वाला भाग है इसको हम कहते हैं लघु चाप। क्या कहते हैं, लघु चाप। इसी को हम कहते हैं लघु चाप, लघु चाप। ठीक, इंग्लिश में कहते हैं इसको माइनर आर्क, माइनर आर्क। ठीक, अब देखते हैं ये जो बड़ा वाला भाग है, ये जो बड़ा वाला है इसको हम कहते हैं दीर्घ चाप, दीर्घ चाप, दीर्घ चाप, मेजर आर्क, मेजर आर्क। ठीक है, देखिए जीवा द्वारा प्राप्त वक्राकार भाग, तो हमने देखा जीवा खींचा तो जीवा के द्वारा हमें दो वक्राकार भाग मिलते रहे, एक नीचे वाला और एक ऊपर वाला। तो जो छोटा वाला होता है उसको हम कहते हैं लघु चाप, माइनर आर्क, और ये जो बड़ा वाला मिलता है इसे हम कहते हैं दीर्घ चाप, मेजर आर्क। ठीक है, आइए देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट। ठीक दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है आपका। अगला आपका कॉन्सेप्ट है वृत्तखंड, कि वृत्तखंड क्या होता है, सेगमेंट ऑफ सर्कल। तो देखिए, हमने आपको जीवा पढ़ा दिया, हमने आपको चाप पढ़ा दिया। हमने आपको जीवा बताया, जीवा क्या होता है
कि वृत्त पर किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा वृत्त की जीवा कहलाती है। फिर चाप हमने बताया कि वृत्त की जीवा द्वारा प्राप्त जो हमें वक्राकार भाग होता है उसी को हम वृत्त की चाप कहते हैं, आर्क कहते हैं। ठीक, आइए अब हम देखते हैं कि वृत्तखंड क्या होता है। देखिए, जब हम किसी वृत्त में जीवा खींचते हैं तो उसके संगत चाप, वृत्त की जीवा और उसके संगत चाप के द्वारा जो प्राप्त हमें भाग होता है उसी को हम वृत्तखंड कहते हैं। ऐसी सिचुएशन में एक छोटा भाग मिलेगा तो उसे हम कहेंगे लघु वृत्तखंड, और एक बड़ा वाला भाग मिलेगा जिसे हम कहेंगे दीर्घ वृत्तखंड। देखिए, देखते हैं परिभाषा क्या है कि वृत्त की जीवा और उसके संगत चाप, ये हो गया वृत्त की जीवा और उसके संगत चाप से घिरा हुआ भाग वृत्तखंड कहलाता है। छोटे वाले भाग को लघु वृत्तखंड एवं बड़े वाले भाग को दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं। आइए देखते हैं कैसे होगा ये। देखिए, पहले तो वृत्त की जीवा होगी, तो वृत्त की जीवा खींच लिया जाए। ये मान लीजिए वृत्त की जीवा हो गई, ये वृत्त की जीवा हम मान ले रहे हैं ए बी। ठीक है, तो देखिए इसके संगत चाप, देखिए इधर अगर ये वाला हम आर्क ले रहे हैं, ये वाला नीचे वाला, अगर हम ये वाला आर्क ले रहे हैं, ये वाला आर्क, तो देखिए हमें छोटा भाग मिल रहा है। यही जो पार्ट ये वाला है, यही है वृत्तखंड। तो देखिए एक छोटा वाला भाग मिल रहा है और एक बड़ा वाला भाग मिल रहा है ना। जीवा और उसके संगत चाप के द्वारा जो प्राप्त भाग होता है इसी को हम वृत्तखंड कहते हैं। तो देखिए एक छोटा वाला भाग मिल रहा है, एक बड़ा वाला भाग मिल रहा है, तो जो ये छोटा वाला भाग मिल रहा है इसी को हम कहते हैं लघु वृत्तखंड। इसी को हम क्या कहते हैं? लघु वृत्तखंड, लघु वृत्त। और ये जो बड़ा वाला पार्ट है, देखिए ये जीवा हो गई और जीवा की ये संगत चाप हो गई, इधर वाला ये जीवा हो गई, जीवा की ये संगत चाप। ठीक, तो ये वाला जो बड़ा वाला भाग होगा इसी को हम कहते हैं दीर्घवृत्तखंड। ये क्या हो गया? दीर्घवृत्तखंड। आपसे विनम्र निवेदन है, हम्बली रिक्वेस्ट है, पोलाइटली रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप एक रफ ले लेंगे, नया रफ, और इस पे आप अच्छे से लिख के, ठीक है ना, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं सर्कल पढ़ा दे रहा हूँ कंप्लीट पढ़ाऊँगा, ये नहीं है कि जितना भी पढ़ा पाऊँगा कंप्लीट ही पढ़ाऊँगा, अधूरा नहीं। अगर हमें करवाना होता तो मैं अभी 10 क्वेश्चन लेके आता और सॉल्व करा के चला जाता 20-25 से आधे घंटे मिनट वीडियो बना के। ठीक है, हमारा मतलब है कि जितना हम पढ़ाएंगे सही पढ़ाएंगे ताकि वो आपके लिए प्रॉफिटेबल हो पाए। ठीक है ना, जब आपके लिए वो बेनिफिशियरी नहीं होगा तो हमारे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। तो आप एक रफ ले लेंगे, मैं नहीं कह रहा हूँ कि अच्छी कॉपी ले लीजिए, लेकिन एक रफ पे लेके इसको अच्छे से आप लिख के पढ़ेंगे। कंप्लीट सर्कल पढ़ाऊँगा, ठीक है। आइए देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट क्या है, इसको आप लोग अच्छे से रफ कॉपी में लिख लेंगे। समझ लिए होंगे कि वृत्त की जीवा और उसके संगत चाप से प्राप्त जो भाग होता है उसी को हम क्या कहते हैं? वृत्तखंड कहते हैं। ठीक, आइए देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ठीक साथियों, आइए देखते हैं हम अगला कॉन्सेप्ट आपका है डायमीटर। डायमीटर होता है व्यास। व्यास क्या होता है? हमने जीवा देख लिया। जीवा क्या होता है कि वृत्त के ऊपर कहीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती थी वही वृत्त का व्यास कहलाती थी। अब हम देखेंगे, वो जीवा कहलाती थी। अब हम देखेंगे कि व्यास क्या होगा जब वही जीवा किधर से गुजर जाए? वृत्त के केंद्र से होकर गुजर जाए। जब वृत्त की जीवा वृत्त के केंद्र से होकर गुजर जाए तो वही वृत्त की व्यास कहलाती है। देखिए क्या है कि वृत्त की ऐसी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजर जाए उसे वृत्त का व्यास या डायमीटर कहते हैं। देखिए जैसे ये वृत्त का केंद्र है। हमने आपको बताया था जीवा क्या करती थी? जीवा वृत्त के ऊपर किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाती थी, तो इधर भी तो मिलाएगी ना। देखिए ये, ठीक, ये हम मान लेते हैं इसका ये सेंटर है, केंद्र है, और ये वृत्त के ऊपर एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये क्या है? बी। ठीक है, तो जब वृत्त की जीवा वृत्त के केंद्र से होकर गुजर जाए तो यही जीवा क्या कहलाने लगती है? व्यास कहलाने लगती है।
और व्यास ही वृत्त की सबसे बड़ी क्या होती है, जीवा होती है। क्योंकि देखिए अब इसके अगर हम चाहे नीचे आएंगे तब भी ये लाइन क्या होगी, छोटी होती जाएगी, इसके ऊपर भी जाएंगे तब भी ये लाइन क्या होती जाएगी, छोटी होती जाएगी। क्योंकि देखिए इधर मुड़ा है ना, अब ये गोला हो रहा है, तो अगर हम नीचे आएंगे तब भी ये लाइन छोटी होगी, ऊपर जाएंगे तब भी ये लाइन क्या होगी, छोटी होगी। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि जो वृत्त का व्यास होता है वही वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, और जो त्रिज्या का क्या होती है, 2 गुना होते हैं। देखिए लिख भी दिए हैं हम कि व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है जो त्रिज्या का 2 गुना हो, जो त्रिज्या का 2 गुना होता है। देखिए कैसे, देखिए हमने आपको बताया था जो त्रिज्या होती है वो सेंटर से परिधि तक की जो दूरी होती है ये क्या होती है, त्रिज्या होती है। देखिए इधर हो गया त्रिज्या, और यहाँ से इधर भी क्या हो गया, त्रिज्या आर। मान लेते हैं कि त्रिज्या आर है, तो देखिए यहाँ से ये भी आर होगा, यहाँ से ये भी आर होगा। ठीक, तो देखिए ये पूरा क्या हो गया, व्यास हो गया। अब यहाँ क्या हो गया, 2r हो गया, ये पूरा व्यास हो गया और ये 2r हो गया। तो इसीलिए कहते हैं कि व्यास बराबर क्या होता है, 2 गुणे त्रिज्या, या हम भाषा में इसको अगर कन्वर्ट करें तो त्रिज्या, वो व्यास जो होता है हमेशा त्रिज्या का 2 गुना होता है। देखिए लिख लेते हैं हम इसको अच्छे से। अगर हम यहाँ लिखें तो हम ऐसे लिखेंगे कि ए बी क्या है, डायमीटर है, ये तो कन्फर्म है। ए बी क्या होगा, डायमीटर, व्यास, सॉरी, ए बी क्या होगा, व्यास होगा, कन्फर्म हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं क्या होगा। क्या हम व्यास बराबर या ए बी बराबर 2r लिख सकते हैं क्या, ऐसे लिखिए, व्यास ए बी बराबर, देखिए एक आर ये क्या हो जाएगा, 2r होगा। तो व्यास ए बी बराबर क्या होगा, 2r। ठीक है, इसी को अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या। ये बार बार यूज होगा, इस बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखेंगे। व्यास बराबर होता है 2 गुणे त्रिज्या। कैसे होता है हमने आपको बता दिया। देखिए त्रिज्या इधर भी बराबर होगा, त्रिज्या इधर भी बराबर होगा, त्रिज्या किधर भी हम खींच देंगे वो हमेशा क्या होगा, आर ही होगा। ठीक है, यहाँ भी आर है, यहाँ भी आर है, क्या हो गया, 2r हो गया। तो ए बी बराबर 2r लिख दिया हमने, और ये भी क्या था, व्यास था, और व्यास बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणे आर क्या है, त्रिज्या। ठीक है, अच्छे से इसको देख लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। वृत्त की ऐसी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजर जाए वही वृत्त की क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। और वृत्त का व्यास ही वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है जो त्रिज्या का 2 गुना होता है। ठीक है, अच्छे से इसको देख लीजिएगा। आइए अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। आइए साथियों देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट क्या है। अगला आपका कॉन्सेप्ट है त्रिज्यखंड, सेक्टर। सेक्टर क्या होता है देखा जाए। देखिए वृत्त का वह हिस्सा जो वृत्त की 2 त्रिज्याओं और उनके बीच चाप यानी आर्क द्वारा घिरा होता है उसे हम त्रिज्यखंड कहते हैं। वृत्त का वह हिस्सा जो वृत्त की 2 त्रिज्याओं, वृत्त का वह हिस्सा जो वृत्त की 2 त्रिज्याओं और एक चाप द्वारा क्या होता है, घिरा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड कहते हैं। देखिए जैसे हम 2 त्रिज्या ले रहे हैं, ये मान ले रहे हैं हम केंद्र O है और ये A है और ये B। ठीक है, तो OA और OB इसकी क्या हो जाएंगी, त्रिज्या हो जाएंगी। ठीक, और इसके बीच ये क्या हो जाएगा, ये इसका आर्क हो जाएगा। ठीक है, तो वृत्त की 2 त्रिज्याओं और उनके बीच चाप द्वारा जो घिरा ये क्षेत्र होता है ये वाला, इसी को हम कहते हैं त्रिज्यखंड। यही क्या होगा आपका, यही होगा आपका त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड। ठीक, एक बार और देख लिया जाए कि वृत्त की 2 त्रिज्याओं द्वारा और उनके बीच चाप द्वारा जो घिरा हुआ क्षेत्र होता है इसी को हम क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड कहते हैं। देखिए इसमें 2 त्रिज्या होंगी, एक OA होगा और एक ये OB होगा। ठीक है,
ठीक साथियों, अब कुछ इसके फार्मूलेज हैं वृत्त के, वो फार्मूले हम आज देख लेते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, आज क्वेश्चन हो पाना बहुत मुश्किल है। तो हम फार्मूले लिखवा दे रहे हैं सारे, और उन फार्मूलों को आप अच्छे से याद कर लेंगे, कल हम इस पर क्वेश्चन करेंगे। तो आइए फार्मूला देख लेते हैं। ठीक साथियों, आइए हम देख लेते हैं इसके जो फार्मूले की हम बात कर रहे थे कि इसके फार्मूलेज क्या होते हैं। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या r हो, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या r हो तो वृत्त का व्यास क्या होता है 2r, यानी 2 गुणे त्रिज्या। वृत्त का व्यास क्या होता है 2r। इस देखिए 2r का मतलब ही होता है, ये 2 गुणे r लिखा है और r का मतलब त्रिज्या है, तो ये क्या हो जाएगा 2 गुणे त्रिज्या। ठीक, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा पाई r स्क्वायर। वृत्त की परिधि क्या होगी 2 पाई r। अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, अर्धवृत्त का परिमाप थोड़ा देख लेते हैं। देखिए हमने आपको बताया परिमाप और परिधि एक ही बात होती है। देखिए यहाँ वृत्त के क्षेत्र में परिधि आया था, यहाँ जब अर्धवृत्त हो गया तो परिमाप आ गया। तो परिधि जो होती है वही परिमाप होती है, और परिधि और परिमाप दोनों क्या होती हैं, चारों तरफ की जो लंबाई होती है। तो देखिए अर्धवृत्त का जो परिमाप होता है, थोड़ा इसको हम देख लिया जाए। देखिए ऐसे बनेगा आपका अर्धवृत्त, इधर बना दे रहे हैं, ये इस टाइप से कुछ बनेगा आपका अर्धवृत्त। ठीक है, अब इसके चारों तरफ की हमें क्या चाहिए, लंबाई चाहिए। इसके चारों तरफ की जो लंबाई होगी वही अर्धवृत्त की क्या होगी, परिमाप होगी। देखिए यहाँ पे सेंटर होता है, अगर हम इसको फुल वृत्त बना दें, ऐसे ऐसे हम कर देंगे तो फुल वृत्त हो जाएगा ना, ऐसे हम कर देंगे तो फुल वृत्त हो जाएगा। ठीक, यहाँ सेंटर होता है, यहाँ क्या होता है आर होता है, यहाँ भी आर होता है, त्रिज्या होती है, ये भी त्रिज्या होती है, दोनों आर आर बराबर होंगे। ठीक, देखिए हमें पूरी वृत्त की जो परिधि है वो क्या होता है 2 पाई आर। पूरे वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई आर। तो देखिए अर्धवृत्त में तो केवल यही बचेगा, अर्धवृत्त में केवल यही बचेगा, क्योंकि जब पूरा था तो 2 पाई आर था, जब आधा हो गया तो ये क्या बचेगा पाई आर बचेगा। जब आधा हो गया तो कितना बचा पाई आर बचा। अब देखिए हमें चारों तरफ की दूरी चाहिए ना, तो ये तो पाई आर इसकी हो गई, और आर और प्लस आर ये 2r इसकी, ये r और ये r 2r इसकी। तो यहाँ से हम क्या करते थे r को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा पाई प्लस 2। ठीक है, तो यही है अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है r ब्रैकेट में पाई प्लस 2। आपको समझ में आ गया होगा कि परिमाप कैसे निकालें हम। परिमाप या परिधि दोनों हर जगह परिमाप होता है, केवल वृत्त में ही परिधि होता है। ठीक है, कि किसी भी आकृति के चारों तरफ की जो लंबाई होती है वही उसकी परिधि या परिमाप कहलाती है। आगे देखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। देखिए पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 होता है। देखिए वैसे वृत्त का क्षेत्रफल हम यहाँ कहाँ लिखा है, ये पाई आर स्क्वायर होता है। वैसे वृत्त का क्षेत्रफल भी हम कह सकते हैं क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल भी हम कह सकते हैं कि पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 होगा। पाई आर स्क्वायर बटे 3, देखिए अच्छा देखिए अगर हम वृत्त का ही क्षेत्रफल मान लें, कह दें कि हम पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, तो देखिए ये पाई आर स्क्वायर हो गया। एक वृत्त में 360 अंश का कोण बनता है, एक वृत्त में कितने अंश का कोण बनता है 360 अंश का, सबको पता होगा। तो इसका मतलब है थीटा का मान क्या हो जाता है 360, और ये नीचे 360 दिया ही रहता है, ये क्या होता है कट जाता है, बचता क्या है आपका पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर बचता है, यही वृत्त का क्या होता है क्षेत्रफल होता है। और त्रिज्यखंड के क्षेत्र में, त्रिज्यखंड के पर्सपेक्टिव से ये थीटा 360 नहीं हो पाएगा, क्योंकि त्रिज्यखंड आपका तो यही होगा ना, त्रिज्यखंड तो ऐसे ही बनेगा। तो यहाँ 360 तो हो नहीं पाएगा, यहाँ थीटा कुछ मान आएगा, इसलिए यहाँ थीटा लिखना पड़ता है। यहाँ थीटा कट जाता है 360 हो जाता है, इसलिए यहाँ थीटा नहीं लिखा जाता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। उसी तरह परिधि होती है, वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई आर, लेकिन जब हम यहाँ चाप की लंबाई निकालते हैं, यही चाप की लंबाई है। ठीक है, तो यहाँ हम लिखते हैं 2 पाई आर थीटा बटे 360, क्योंकि वृत्त के प्रोस्पेक्टिव से देखें हम तो वहाँ 360 हो जाता है, 360 रख देते हैं, तो ये 360 कट जाता है, बचता क्या है 2 पाई आर, वही 2 पाई आर लिख देते हैं। लेकिन जब हम चाप की लंबाई निकालते हैं, ये चाप है हमारा, यही चाप है,
तो यहाँ 360 नहीं बन पाता है, तो इसलिए यहाँ थीटा का मान रखना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है। और एक चीज़ आप लोग नीचे ही लिख लीजिए, पाई का मान यहाँ ही लिख दे रहे हैं हम। पाई का मान, पाई बराबर होता है बेटा 22/7, या इसी को हम कहते हैं 3.14। इसको अच्छे से याद कर लेंगे, 3.14, 22/7 या 3.14। ठीक है। ठीक साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे से चीज़ों को समझे होंगे। जितने भी कॉन्सेप्ट हमने बताए हैं सब आप अच्छे से समझ लिए होंगे। और वीडियो को पॉज करके आपसे विनम्र निवेदन है कि इसको आप नोट्स कॉपी नहीं, एक रफ टाइप पे कुछ ले लेंगे, क्योंकि एक ही महीना पढ़ना है। इसके बाद हम खुद 1 महीने के बाद नए सिरे से सारी चीज़ें शुरू से पढ़ाएंगे अच्छे से सीक्वेंस वे में। ठीक है। क्योंकि वीडियो अब लंबा हो रहा है, नहीं तो हम क्वेश्चन भी सॉल्व करा देते। क्वेश्चन हम इस पर कल देखेंगे, लेकिन आपसे विनम्र निवेदन है कि इसको आप याद करके ज़रूर आएंगे। ठीक है। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, मैं फैन बंद करना भूल गया था, तो अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो तो उसको आप लोग कोऑपरेट करेंगे। ठीक साथियों, राधे राधे।